अध्याय 2 मानव तंत्र। मैं जितेंद्र गहलोत। भाग 10 मादा जनन तंत्र। स्त्रियों में भी जनन को प्राथमिक व द्वितीयक अंगों में विभाजित किया गया है। उसी में भी वही प्रकार रहता है। प्राथमिक अंग वही है जो मादाओं में प्राथमिक लैंगिक अंग के तौर पर कार्य करते हैं, अर्थात अंडाणु के निर्माण में सहयोग प्रदान करते हैं। ये एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं और अंडाशय के दोनों प्रमुख कार्य होते हैं कि प्रथम ये मादा जनन कोशिकाओं अर्थात अंडाणुओं का निर्माण करते हैं, वहीं यह भी अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर हार्मोन का निर्माण करते हैं जिसमें एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन पाए जाते हैं। एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वही हार्मोन है जो मादा लैंगिक लक्षणों के लिए अर्थात स्तनों के आकार में वृद्धि, जननांग क्षेत्रों में बालों का आना व आवाज़ का पतलापन आदि इन्हीं कारणों से उत्पन्न होता है। दोनों अंडाशय उदर गुहा में वृक्कों की नीचे श्रोणी भाग में गर्भाशय के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मादा शरीर में जो दोनों ही अंडाशय है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों ही बाहर की तरफ श्रोणी भाग के स्थित होते हैं। ये प्रत्येक अंडाशय में असंख्य विशिष्ट संरचनाएं जिन्हें अंडाशयी पुटिकाएं कहा जाता है पाई जाती है। अर्थात मादा शरीर में जब इनका जन्म होता है तो जन्म के साथ ही इनके शरीर में लाखों प्रकार के अंडाणु निर्मित होते हैं और ये अंडाणु से जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन उस अवस्था में भी विकसित नहीं होते, इसलिए उन्हें अंडाशयी पुटिकाएं कहा जाता है। ये पुटिकाएं ही धीरे धीरे अंडाणुओं का निर्माण करती है और अंडाणु परिपक्व होने के पश्चात अंडाशय से निकलकर अंडवाहिनियों से होते हुए गर्भाशय तक पहुंचाए जाते हैं। ये अंडाशय से स्रावित हार्मोन स्त्रियों में होने वाले लैंगिक परिवर्तन, अंडाणुओं के निर्माण आदि में मदद करते हैं। वहीं द्वितीयक लैंगिक अंग नर की भांति ही स्त्रियों में भी प्राथमिक अंगों के अलावा जनन कार्यों में मदद करने वाले अन्य अंग द्वितीयक लैंगिक अंग के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात अंडाशय में शुक्राणुओं का अंडाणुओं का निर्माण होता है, अतः ये प्राथमिक लैंगिक अंग है, लेकिन उसके अलावा सभी भाग द्वितीयक लैंगिक अंग के नाम से जाने जा सकते हैं। सर्वप्रथम अंडवाहिनियाँ। यह एक लंबी कुंडलित नलिका का रंग है, अर्थात जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं जो अंडाशय है उस अंडाशय से जो रक्त अंडाणु बनेंगे वो अंडवाहिनियों द्वारा मादा के गर्भाशय तक पहुँचने का कार्य करते हैं। तो इन वाहिकाओं की नलियाँ अंडाणुओं को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुँचाने का कार्य करती है। ये सामान्यतः 10 से 12 सेंटीमीटर तक लंबी होती है तथा उदर गुहा के पीछे तक फैली हुई होती है। यह निषेचन की क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने में मदद करती है, अर्थात मादा योनि को अनुकूल बनाने का प्रयास करती है कि वह मैथुन की प्रक्रिया के लिए तैयार हो। वहीं गर्भाशय उदर के निचले भाग में मूत्र थैली तथा मलाशय के मध्य का एक खोखला मांसल अंग है। मांसल का मतलब होता है मांस से निर्मित अंग है, जहाँ दोनों अंडवाहिनियाँ संयुक्त होकर एक थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है। इसका चौड़ा भाग ऊपर की ओर व संकरा भाग नीचे की ओर होता है। अर्थात मादा शरीर में जब कोई बच्चा जन्म लेने की विकसित अवस्था में होता है तो चौड़ा भाग ऊपर की तरफ रहता है, तो संकरा अर्थात छोटा भाग नीचे की तरफ बना होता है। वहाँ गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है और गर्भाशय में ही नर युग्मक शुक्राणुओं द्वारा निषेचित अंड स्थापित होकर भ्रूण का विकास होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि गर्भाशय ही वह भाग है जहाँ पर नर द्वारा छोड़े गए शुक्राणु अपनी प्रक्रिया करते हुए पहुँचते हैं और यहाँ पर शुक्राणु व अंडाणु संलयन होकर दोनों ही भ्रूण का विकास करते हैं और यही युग्मनज फिर भ्रूण के रूप में विकसित हो जाते हैं। माता और भ्रूण के इस मध्य स्थापित कड़ी प्लेसेंटा का रोपण भी गर्भाशय में ही होता है। अर्थात जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पेट के ऊपर जो बनी हुई नली है, भोजन नली, जिससे कि बच्चे को भोजन प्राप्त होता है तथा उसके शरीर के अन्य पदार्थ भी उसे प्राप्त होते हैं, उसे प्लेसेंटा कहा जाता है और उसका निर्माण भी गर्भाशय में ही होता है। वहीं योनि, यह मूत्राशय व मलाशय के मध्य का भाग जो करीब 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है।
ये स्त्रियों में मैथुन कक्ष के तौर पर कार्य करता है। मैथुन कक्ष अर्थात जब नर तथा मादा का संलयन होता है तो उन दोनों के मध्य में नर का शिश्न वहीं मादा की योनि दोनों मैथुन कक्ष के रूप में कार्य करते हैं। ये अंग स्त्रियों में रुजोधर्म स्त्राव अर्थात मासिक धर्म के लिए भी उत्तरदायी होता है। इसके द्वारा ही प्रसव मार्ग का भी कार्य होता है, अर्थात बच्चे जन्म के समय भी यहीं से जन्म लेते हैं। योनि में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है जो लैक्टिक अम्ल के निर्माण का कार्य करता है। और यहाँ पे पाए जाने वाले ये लैक्टिक अम्ल मादा शरीर में आने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर योनि की सुरक्षा बनाए रखता है। यहाँ का लैक्टिक अम्ल तथा कार्बनिक अम्ल के कारण मादा योनि अम्लीय गुण प्रदर्शित करती है। अब है प्रजनन की अवस्थाएं। मनुष्य में प्रजनन की निम्न अवस्थाएं पाई जाती है, अर्थात जब एक बच्चा जन्म लेने वाले की प्रक्रिया में होता है तो कई छोटी छोटी प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। उनमें से पहली प्रक्रिया है युग्मक जनन, अर्थात वृषण तथा अंडाशय में अगुणित युग्मकों के निर्माण की विधि को ही युग्मक जनन कहा जाता है। यह वही स्थान है जहाँ नर के वृषण में होने वाली इस क्रिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है तथा ये क्रिया शुक्र जनन कहलाती है। वहीं मादा के अंडाशय में युग्मकों के निर्माण की क्रिया जिसके द्वारा होती है वहाँ अंडाणुओं का निर्माण होता है और उसे अंड जनन के नाम से जाना जाता है। निषेचन प्रक्रिया। मादा में उपस्थित अंडाणु मैथुन के द्वारा नर द्वारा छोड़े गए शुक्राणुओं के संपर्क में आती है और संपर्क में आने पर उन दोनों के बीच में जो अभिक्रिया होती है और ये दोनों मिलकर एक ह्यूमनस का निर्माण करती है और ह्यूमनस के इस निर्माण को निषेचन प्रक्रिया कहते हैं। विदलन तथा भ्रूण का रोपण। जब युग्मनज का निर्माण होता है तो मादा की योनि में इस युग्मनज का जुड़ जाना युग्मक समसूत्री विभाजन द्वारा होता है वह जिससे कोरक का निर्माण होता है। तत्पश्चात कारक गर्भाशय के भीतर अंतःस्तर में जाकर स्थापित हो जाता है और ये प्रक्रिया भ्रूण के रोपण का कार्य करती है। वहीं प्रसव। भ्रूण रोपण के पश्चात भ्रूणीय विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, अर्थात जब माँ के शरीर में भ्रूण का रोपण हो जाता है उसके पश्चात विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए एक गर्भस्थ शिशु का पूर्ण विकास होने पर बच्चा जन्म लेता है। और जब ये बच्चा जन्म लेता है तो माँ के शरीर से बच्चे का जन्म लेने की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया प्रसव प्रक्रिया कहलाती है और शिशु जन्म की प्रक्रिया को प्रसव प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः हमने देखा है कि हमारे आसपास में अध्याय 2 मानव